हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूर आलम और आप देख रहे हैं स्टडी वाले भैया 9। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि आपका कक्षा 10 का प्रश्न पत्र यहाँ पे मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आपको समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का और इसका पूर्णांक होगा 70 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला निर्देश हम देख लेते हैं। ये 3 खंडों में विभाजित प्रश्न पत्र होगा के, ख और ग में। यानी कि आपको सबसे पहला जो खंड मिलेगा वो मिलेगा आपको, ये जो खंड के है वो है आपका भौतिक विज्ञान का। यहाँ पे आपका भौतिक विज्ञान का रहने वाला है ये सबसे पहला खंड। तो दोस्तों यहाँ पे पहला खंड आपका भौतिक विज्ञान का है और दूसरा खंड होगा आपका रसायन विज्ञान का और तीसरा होगा आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खंड के की। तो खंड के में ये क्या कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसके उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समतल दर्पण द्वारा। तो दोस्तों जब भी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो समतल दर्पण द्वारा ही बनता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है ओम मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो स्क्वायर दिया गया है आपको, ये इसमें गलत टाइपिंग हुआ है, यानी इसको मैं हटा देता हूँ। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों ओम मीटर और कूलाम, वोल्ट मीटर और ओम, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो प्रतिरोधकता अलग होता है दोस्तों और प्रतिरोध अलग होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। दोस्तों यहाँ पे जो ओम है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं ओम को, लेकिन इसका प्रतिरोध का मात्रक आपको ओम मीटर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। पहला है जनित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर और तीसरा एमीटर और चौथा है मोटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प होगा आपका जनित्र। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे घ में है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितालिका द्वारा। तो दोस्तों आपको चारों में से एक विकल्प चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभी द्वारा। दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो कि आपको करने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। देखिए जो दोस्तों वाहनों यानी कि जो मोटरसाइकिल या बस के पीछे जो शीशे लगे हुए होते हैं, दर्पण लगे हुए होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पे, तो दोस्तों उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख में कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो दोस्तों इसको आपको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जरा दृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी है, यानी निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा यहाँ पे जरा दृष्टि दोष के बारे में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाशीय परावर्तन के नियम लिखिए, और यहाँ पे इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात करना है। और चाहे तो आप इसको ना करें, इसको छोड़ सकते हैं, और इससे अगला यानी कि आपके लिए एक ऑप्शन है और आपके लिए एडवांटेज भी है।
तो दोस्तों यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से इनको आपको एक ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको कारक जो बताए गए हैं वो चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है उसकी बारे में आपको बताना है। और चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं और इसके अलावा आप नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको मोटर का कार्यविधि बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, या दूसरा क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन में है, परिनालिका किसे कहते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है फिजिक्स खत्म और अब चलता है तुम्हारा खंड ख। तो खंड ख में देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन का ही है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपको लगाने हैं, विकल्प चुनना है और एक आंसर सही वाला आपको देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है Zn+Cu एरो Zn+SO4 रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे यह है अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर Zn एक बार यहाँ चला गया है और यहाँ का जो Cu था वो यहाँ से यहाँ गया, यानी कि 2 बार यहाँ इसमें विस्थापन हुआ है, तो इसीलिए यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस यौगिक में सिंगल बॉन्ड OH एक क्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनोइक अम्ल है और ब्यूटेनल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इन सब के बारे में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्यूटेनॉल के अंदर OH समाहित है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की एक उदाहरण भी देना है। और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों आपके इसके बारे में आपको बता देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास के निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। दोस्तों आपके पास ये 2 क्वेश्चन होंगे, पहला और दूसरा, इन दोनों का IUPAC में नाम लिखना है, IUPAC। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको फटाफट लिख देना है आपको। तो दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दूसरा जो 7वें का ख है वो है संसारण। संसारण किसे कहते हैं और धातु की संसारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। दोस्तों आपको बता देना है संसारण क्या होता है और उसके विधि भी लिख देनी है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 में है आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी की लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप चाहे तो इस पूरे को कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 क्वेश्चन ही आप कर सकते हैं, और चाहे तो आप इन 7 क्वेश्चन को भी कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ तक के आपको ये करने हैं। चाहे तो आप इन सब को कर सकते हैं और चाहे तो आप इन सब को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी मर्जी है। ये जो नीचे वाले क्वेश्चन ये सारे 1-1 नंबर के होंगे आपके, और जो ऊपर वाले हैं वो 2, 3 और 2 नंबर के हैं, यानी कि 7 नंबर ही उस पर मिलेंगे और 7 ही इस पर मिलेंगे। तो दोस्तों नंबर कोई सा भी कम नहीं है, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप नीचे का कर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर का कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इसमें दिखाया गया है कि
कार्बनिक यौगिक को प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखनी है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया और समझाती श्रेणी लिखनी है। तो आपको इसमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं, और चाहे तो अगर आप ये छोड़ देते हैं तो आपको नीचे वाला करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन करने पड़ेंगे यहाँ पे ये वाले। तो दोस्तों चलिए ये पार्ट हो जाता है खत्म। अब आते हैं बात बायोलॉजी की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शुरू हो जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका विकल्प का। तो दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मादा जनन तंत्र में अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन शुक्र वाहिनी नहीं पाई जाती है। दोस्तों ये मानव के पुरुष जनन तंत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या विद्युत, जल विद्युत। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा जो स्रोत है इसका वो है कोयला। तो सही का निशान इस पर लगा देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो यांत्रिक कार्य होता है, यांत्रिक कार्य करने के लिए पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो पहला ही ऑप्शन है आपका जैव निम्नीकरणीय, वो जैव निम्नीकरणीय हो जाते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर भी पहला ही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अब बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं। तो दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन करना है इसमें, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना होगा पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ चित्र बनाना है और उसके नाम लिखने हैं, साफ सुथरा आपको बनाना है ये चित्र। तो दोस्तों चलिए गैर क्वेश्चन में कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों जो अभी ऑप्शन में हमने बताया था वही इसके बारे में आ चुका है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों या तो आप इसे कर सकते हैं, चाहे तो आप मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो दोस्तों चाहे तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप पहला वाला कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप जीवाश्म क्या है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत्रों में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो चाहे तो आप इसका ऊपर वाला कर सकते हैं क्वेश्चन, और चाहे तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। पौधों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आप कल अच्छे से पेपर करके आइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।